चंद्रयान-3 में अहमदाबाद इसरो का अहम योगदान सामने आया। चंद्रयान-3 पर 700 से अधिक कर्मियों ने काम किया। लैंडर की लैंडिंग साइट का चयन भी अहमदाबाद केंद्र द्वारा किया गया था। कैसे चंद्रयान-3 मिशन में अहमदाबाद की सामने आई अग्रिम भूमिका, देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर के बाद में। भारत का मिशन चंद्रयान-3 की चर्चा चारों ओर चल रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अहमदाबाद एसी इसरो का चंद्रयान-3 में महत्वपूर्ण योगदान है। चंद्रयान-3 में 700 से ज्यादा कर्मियों ने अहम काम किया है। चंद्रयान-3 में लगाए गए लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड एविडेंस कैमरा को अहमदाबाद के इसरो सेंटर में तैयार किया गया है, जो लैंडिंग में अहम भूमिका निभाएगा। ये कहना गलत नहीं है कि ये कैमरा विक्रम लैंडर का दिल है। यह कैमरा लैंडिंग का पूरा डेटा इसरो के मुख्य केंद्र तक पहुंचाएगा। जब विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह से 7.5 किलोमीटर दूर होगा, तो यह चंद्रमा की सतह पर सभी डेटा एकत्र करेगा और इसे पृथ्वी पर भेज देगा। ये डाटा संग्रहण का बैंड रडार सिस्टम द्वारा किया जाएगा। अहमदाबाद केंद्र द्वारा लैंडर की लैंडिंग साइट का चयन भी कर लिया गया है। अहमदाबाद सेक्टर इसरो केंद्र ने चंद्रयान-3 मिशन में विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर कहाँ उतरेगा, इसकी विभिन्न तस्वीरें एकत्र करने और सही स्थिति निर्धारित करने का काम किया है। चंद्रयान-3 में 21 बदलाव किए गए हैं ताकि चंद्रयान-2 में क्रैश लैंडिंग वाली गलती दोबारा ना हो, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम पर काफी काम किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पूरा देश विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर कब चंद्र की सतह पर कदम रखेगा, उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंद्रयान-3 कितने बजट में आखिरकार हुआ तैयार? अब कैसे चंद्रयान-3 को मिलेगी सफलता, देखते हैं रिपोर्ट में। चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर के साथ 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरेगा। इस ऐतिहासिक दिन का सभी को इंतजार है। इस बीच पहले के मून मिशन के मुकाबले चंद्रयान-3 को सबसे अधिक कॉस्ट इफेक्टिव बताया गया है। यानी अब तक के 2 चंद्रयान मिशन के मुकाबले चंद्रयान-3 के लिए सबसे कम पैसा खर्च किया गया है। इसरो के पूर्व चेयरमैन के सिवन के अनुसार चंद्रयान-3 के लिए लगभग 615 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया है। जनवरी 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार अंतरिक्ष यान के लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल की लागत लगभग 250 करोड़ रुपए होगी और लॉन्च सर्विस पर अतिरिक्त 365 करोड़ रुपए की लागत आएगी। भले ही चंद्रयान-3 अन्य अंतरिक्ष मिशन और यहां तक कि कुछ हॉलीवुड फिल्मों के बजट की तुलना में अधिक किफायती है, लेकिन ये अनुमान है कि आखिर तक इसका कुल खर्च 615 करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है। अगर चंद्रयान-2 मिशन के वित्तीय बजट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट पर 978 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसमें 603 करोड़ रुपए ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर, नेविगेशन और ग्राउंड सपोर्ट नेटवर्क पर और 375 करोड़ रुपए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर खर्च किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट। भारत चांद पर इतिहास रचने के बेहद करीब है। चांद पर लैंडर मॉड्यूल की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान को बाहर निकाला जाएगा, जो चांद की सतह पर अगले 14 दिनों तक अलग अलग रिसर्च करेगा। कैसे लैंडर मॉड्यूल की होगी सॉफ्ट लैंडिंग, देखते हैं रिपोर्ट में। भारत चांद पर इतिहास रचने के बेहद करीब है। चंद्रयान-3 अगले कुछ ही घंटों में अब चांद पर लैंड करने के लिए तैयार है। 23 अगस्त को शाम करीब 6:04 पर इसरो लैंडर मॉड्यूल की सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश करेगा। अगर लैंडिंग ठीक होती है तो रोवर अगले कई दिनों तक चांद पर रहकर कई रहस्यों से पर्दा उठा सकता है, जो भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। चांद पर लैंडर को उतारने से पहले उसे इसरो ने डिबूस्टिंग की प्रक्रिया को गुजारा, जिसमें लैंडर मॉड्यूल की रफ्तार को कम किया गया। इसके बाद अब 23 अगस्त को शाम करीब 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश की जाएगी। चांद पर लैंडर मॉड्यूल की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान को बाहर निकाला जाएगा। रोवर चांद की सतह पर चलेगा और आगे का काम शुरू होगा। चंद्रयान-3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराया जाना है। चांद का ये हिस्सा वो जगह है जिसके बारे में
अब तक ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। रोवर इसरो के लिए चांद पर कई तरह के वैज्ञानिक परीक्षण करेगा। इससे चांद पर मौजूद कई गहरे राज भी खुल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट GS। पिछले दिनों रजनीकांत बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद सीधा लखनऊ पहुंचे। इसके बाद रजनीकांत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले और उनके पैर छुए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। वही एक्टर खूब ट्रोल भी हुए। रजनीकांत ने हाल ही में इस मामले पर बयान दिया है। देखते हैं रिपोर्ट में। पिछले दिनों सुपरस्टार रजनीकांत काफी चर्चा में रहे। एक्टर अपनी फिल्म जेलर के प्रमोशन के दौरान लखनऊ पहुंचे थे, जहां वो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले और उनके पैर छुए। ये बात सोशल मीडिया यूजर्स के गले नहीं उतरी और एक्टर को खूब ट्रोल किया गया। अब रजनीकांत ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है। सीएम योगी के पैर छूने के लिए रजनीकांत को खूब ट्रोल किया गया। लोगों ने कहा सीएम योगी उनसे उम्र में काफी छोटे हैं, ऐसे में पैर नहीं छूना चाहिए। इस पूरे मामले पर अब रजनीकांत ने रिएक्शन दिया है। हाल ही में चेन्नई एयरपोर्ट पर रजनीकांत स्पॉट हुए, जहां पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। इसी दौरान एक्टर से ट्रोल्स को लेकर सवाल किया गया। एक्टर बोले, चाहे सन्यासी हो या योगी, अगर वो मुझसे उम्र में छोटे भी हो, मेरी ये आदत है कि मैं उनके पैर छूता हूँ। दरअसल पिछले दिनों रजनीकांत बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद सीधा लखनऊ पहुंचे थे। इस दौरान मंत्रियों के लिए रजनीकांत की फिल्म जेलर की स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी गई थी। इसके बाद रजनीकांत सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने उनके निवास स्थान पर पहुंचे थे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट GS। देश के किसानों को मिलने वाली पीएम किसान सम्मान निधि में बड़ा इजाफा हो सकता है। हर एक किसान परिवार के लिए 6,000 रुपए से बढ़कर कितनी सहायता राशि हो सकती है, देखते हैं खास रिपोर्ट में। देश के किसानों को एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाली सालाना 6,000 रुपए की रकम में इजाफा कर सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसान परिवारों को जो 6,000 रुपए दिए जाते हैं, उसमें करीब 50% का इजाफा किया जा सकता है। रिपोर्ट के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने ये प्रस्ताव रखा जा चुका है। ये प्रस्ताव मान लिया जाता है तो सरकार के सामने सालाना आधार पर 20,000 से 30,000 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ जाएगा। हालांकि ये अभी भी तय नहीं है कि इसको कब तक लागू किया जाएगा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 4 राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस फैसले को ले लिया जाएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में इस साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाएंगे। पीएम किसान योजना के तहत किसान परिवारों को आय हस्तांतरण फरवरी 2019 में शुरू हुआ था। इससे करीब 8.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को आर्थिक सहायता मिलती है। महामारी के दौरान इस स्कीम से अधिक संख्या में परिवारों को फायदा हुआ, लेकिन आय प्रोफाइल और भूमि जोत पर आधारित बहिष्करण मानदंड ने संख्या को कम कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के इमाम और मुसल्लिम को लेकर बुलाई कॉन्फ्रेंस पर भी राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। विरोधी पार्टियों ने इस कॉन्फ्रेंस के मद्देनजर ममता पर खुलकर तुष्टीकरण और वोट की राजनीति का आरोप लगा दिया। क्या वजीफा बढ़ाने से बंगाल में हासिल की जाएगी वोट बैंक की राजनीति, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के इमाम को लेकर बुलाई कॉन्फ्रेंस पर भी राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। ममता ने इमाम, ओज़िन और पुरोहित के मुआवजे में सालों बाद बढ़ोतरी की है। लोकसभा चुनाव करीब है, लेकिन राजनीतिक दल वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुछ हद तक ममता बनर्जी ने धर्म कार्ड खेला है और इमामों, मौज़िनों और पुजारियों के वजीफे को बढ़ा दिया है। अब से इमाम को 3,000 रुपए प्रति माह, मौज़िन को 2,500 रुपए और पुरोहित को 1,500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। ममता ने प्रत्येक श्रेणी के वजीफे में 500 रुपए की बढ़ोतरी की है। हालांकि आरोप है कि ममता द्वारा धार्मिक स्थानों पर काम करने वालों को दिए जाने वाले वजीफे में मुसलमानों को खुश किया जा रहा है, क्योंकि मंदिर के पुजारियों को सबसे कम वजीफा मिलता है। लोग पूछ रहे हैं कि पुजारी को मस्जिद के इमाम का आधा वजीफा
वजीफा क्यों दिया जाता है? ममता बनर्जी ने 2012 में इमामों, मौजिनों और पुजारियों को वजीफा देना शुरू किया। अभी तक इसमें बढ़ोतरी नहीं की गई है। 11 साल बाद अचानक हुई बढ़ोतरी से साफ है कि ममता मुस्लिम वोट बैंक को बरकरार रखना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अभिनेता सनी देओल 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। उन्होंने खुद इसका ऐलान किया है। उनकी जगह अब बीजेपी गुरुदासपुर से नया प्रत्याशी उतारेगी। सनी ने आखिर क्यों की ऐसी घोषणा, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। फिल्म गदर 2 की सफलता के बाद फिल्म अभिनेता और बीजेपी सांसद सनी देओल इन दिनों चर्चाओं में है। उन्होंने ऐलान किया कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सनी देओल की तरफ से कहा गया है कि राजनीति में उनका मन नहीं लगता, इसलिए वो आगे अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में सनी देओल ने कहा कि अभिनेता बने रहना ही उनका पहला चुनाव है। वो जिस सोच के साथ राजनीति में आए थे, वो सारे काम वो अभिनेता रहते हुए भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि वो देश सेवा करे और वो कर रहे हैं। एक साथ कई काम किए जाना वो संभव नहीं है। इसके लिए उन्होंने 2024 में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। वही सनी देओल ने कहा कि एक्टिंग की दुनिया में उनका जो दिल करे वो कर सकते हैं, लेकिन राजनीति में अगर कुछ कमिट किया जाए और फिर मैं उसे पूरा न कर पाऊं तो मुझसे वह बर्दाश्त नहीं होता है। आपको बता दें कि गुरुदासपुर लोकसभा सीट से सनी देओल बीजेपी से सांसद है। बीजेपी के लिए यह सीट बेहद अहम मानी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। एशिया कप 2023 के लिए घोषित की गई 70 सदस्यीय भारतीय टीम में संजू सैमसन और यजुवेंद्र चहल को जगह नहीं मिलने से काफी फैंस ने निराशा व्यक्त की है। अब चयन समिति के इस फैसले को लेकर पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने क्या बड़ा बयान दिया, देखते हैं स्पोर्ट्स रिपोर्ट में। एशिया कप 2023 के लिए 17 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया। टीम की घोषणा होने के साथ दो बड़े नाम जो शामिल नहीं किए गए वो लेग स्पिनर यजुवेंद्र चहल और संजू सैमसन का शामिल है। सुनील गावस्कर ने एशिया कप टीम के चयन के बाद अपने बयान में कहा कि संजू सैमसन को एशिया कप के लिए घोषित की गई मुख्य टीम में जगह मिल सकती थी, लेकिन वेस्ट इंडीज के दौरे पर उनके प्रदर्शन में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। सैमसन वहां पर मिले मौके का लाभ पूरी तरह से नहीं उठा सके, जिस कारण वह ऐसा फैसला लिया गया है। यजुवेंद्र चहल का चयन नहीं होने की वजह गेंदबाजी के अलावा वह बल्लेबाजी में कोई खास योगदान नहीं दे पाते हैं। ऐसे में उन्हें टीम में जगह देना मुश्किल था। भारत की एशिया कप 2023 के लिए घोषित की गई 70 सदस्यीय टीम के अलावा संजू सैमसन को बतौर बैकअप खिलाड़ी के तौर पर शामिल किया गया है। KL राहुल की टीम में वापसी हुई है, लेकिन उनके अभी तक पूरी तरह से फिट न होने की वजह से सैमसन रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।